Assalamu alaikum everyone. This is Laiba Kutab here and I am a student of BA Honours in English Language and Literature at Government College University Lahore. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत खूबसूरत किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जिसकी राइटर हैं अरुंधति रॉय। सबसे पहले थोड़ा सा ऑथर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। शी इज़ बेसिकली ए कंटेम्परेरी राइटर हु इज़ बेस्ड इन इंडिया और इनका बहुत सा ऐसा काम है, कंट्रोवर्शियल काम इनका, पॉलिटिकल काम, और नॉवेल्स भी ये लिखती हैं तो उसके अंदर भी पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्शियल बातें इनकी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो बेसिकली जानी जाती हैं। शी इज़ एक्चुअली एन एक्टिविस्ट जिसकी वजह से वो ज़्यादा एंटाई गवर्नमेंट बातें करती हैं अपनी किताबों में। उनके कुछ एसेस हैं ख़ास तौर पे जो कि इस हवाले में इस काम में फॉल करते हैं। आज़ादी बुक है इनकी पूरी जिसके अंदर काफ़ी एसेस लिखे गए हैं। उसके अलावा उनकी और किताबें हैं, एक फ़िक्शनल वर्क थोड़ा कम किया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उसमें आती है, एंड दिस इज़ द अदर बुक। तो सबसे पहले लेट्स जस्ट डिग इनटू द स्टोरी ऑफ दिस नावल। तो इट इज़ बेसिकली द स्टोरी ऑफ ए हिजड़ा। अब वो ट्रांसजेंडर वुमन है बेसिकली जिसकी ये स्टोरी जिसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है थ्रू आउट। उनके साथ क्या होता है, किस तरह से एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे हेट्रोनॉर्मेटिविटी को के अलावा कोई चीज़ नॉर्मल समझी नहीं जाती, जिसमें हर किसी को उन हेट्रोसेक्सुअल स्टैंडर्ड्स के अंदर रख कर जो है वो जज किया जाता है या उसकी लाइफ को डिटरमिन किया जाता है कि वो किस तरह की लाइफ जो है वो ज़िंदगी गुजारें वगैरह। तो इस तरह की ज़िंदगी के अंदर एक हिजड़े की क्या स्ट्रगल्स हो सकती हैं, उन स्ट्रगल्स के अराउंड जो है ये बेसिकली स्टोरी रिवॉल्व करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि देयर इज़ दिस वुमन जिसका नाम अंजुम है और उनको एक बंदा एक दफ़ा कहता है कि तुम्हारा नाम अंजुम है। तो वो अपने नाम की डिस्क्रिप्शन में बताती हैं कि अंजुम का मतलब वो अंजुमन से निकला है ये लफ्ज़ अंजुम यानी महफिल, जिसका मतलब ये है कि आई एम एवरीबडी, मतलब शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। और वो अपने नाम की एक्सप्लेनेशन देते हुए भी मतलब ये बताती हैं कि किस तरह से हाउ यू नो देयर इज़ ब्यूटी इवन इन बीइंग अ ट्रांस वुमन, अ ट्रांसजेंडर पर्सन बेसिकली। तो खैर वो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन अच्छी देती हैं। और उसके बाद बेसिकली होता यूँ है कि शी इज़ सेट इन दिस द स्टोरी सेट बेसिकली समवेयर इन ओल्ड दिल्ली। तो वहाँ पे क्या होता है कि शी इज़ बोर्न इन अ होम, लेकिन बाद में उसको एक ट्रांस हाउस में रहना पड़ता है जहाँ पे जो जिस तरह की होती है ना ख्वाजा सिराओं की जगह उस तरह रहना पड़ता है। वहाँ पे वो जाती हैं। देयर इज़ दैट प्लेस इज़ कॉल्ड ख्वाबगा। ऐसा नहीं होता कि इसके पेरेंट्स इससे प्यार नहीं करते होते, इसके पेरेंट्स इसको ऑन करते होते हैं, मगर स्टिल बिकॉज एक दुनिया, एक नॉर्मल दुनिया या एक ऐसा घर जिसके अंदर बाकी सारे हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं और आप एक ट्रांसजेंडर पर्सन हो तो आप मतलब उस तरह से नहीं सर्वाइव कर पा रहे होते। तो बेसिकली वो ख्वाबगाह में जाके रहने लग जाती हैं। अब ख्वाबगाह में ज़ैनब एक बच्ची होती है जिसको ये अडॉप्ट करती हैं और उस चीज़ से ये ऑथर एक्सप्लोर करती हैं इस बात को कि किस तरह से इवन इफ़ दैट वुमन इज़ अ ट्रांसजेंडर पर्सन, इवन देन उसके अंदर जो मदर इंस्टिंक्ट है या उसके अंदर जो डिज़ायर है या उसके अंदर जो नर्चरिंग एबिलिटी है वो कम नहीं हुई किसी तरह से। वो किस कदर खूबसूरत है और किस तरह से वो शी इज़ अ वेरी गुड मदर एंड किस तरह से यू नो इवन इफ़ शी हैज़ अडॉप्टेड दैट पर्सन, इवन इफ़ शी हरसेल्फ हैज़न्ट गिवन बर्थ टू दैट गर्ल, इवन देन वो उसके लिए किस कदर मोहब्बत रखती है, कितना उसका ख्याल करती है, ये वाली चीज़ इसमें बेसिकली एक्सप्लोर होती नज़र आती है। लेकिन कुछ होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसके अंजुम बेसिकली कहीं जाती है, किसी मज़ार पे जा रही होती है, शी यू नो गोज़ ऑन टू दिस वेंचर ताकि एक पीर से मिलकर ज़ैनब के लिए दवा ले सके। तो वहाँ पर जाती हैं और रास्ते में अपने बाप के एक दोस्त के साथ जाती हैं और वहाँ पे लेकिन कुछ मसाइल चल रहे होते हैं। हिंदू मुस्लिम तज़ाद इंडिया में उन दिनों बड़े आम थे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हैं यहाँ पे ऑथर। और वहाँ पे क्या होता है कि लोगों को, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा होता है, तो उसको मार देते हैं, सबको मार देते हैं। उसके साथ जो उनका पार्टनर होता है उसको तक मार दिया जाता है। लेकिन अंजुम को मारते वक्त जो लोग होते हैं, जो मर्डरर्स होते हैं बेसिकली, वो ये लफ्ज़ कहते हैं कि इसको ना मारो, हिजड़े को मारना बद्दुआ है, एज़ इफ़ उनको बद्दुआ से कोई फ़र्क पड़ रहा है जब वो लिटरली मैस मर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आपको दोबारा दिखेगा कि किस तरह से सटल रियलिटी, एक दुनिया कितनी सटल है जिसके अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पे आपको फ़र्क इस चीज़ से पड़ रहा है कि एक हिजड़े की बद्दुआ लगेगी। क्यों? क्योंकि शायद समझा जाता है कि हिजड़े की ज़ुबान काली है या क्या है, लेकिन इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कितने लोगों को, कितने मासूम लोगों को मार रहे हो। उसकी वजह से खैर जल्दी आगे बढ़ते हैं। अंजुम जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से इट टेक्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम यू नो
फॉर हर टू मूव ऑन विद दैट। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जब वापस भी आती है ख्वाबगाह में तो वो वहाँ पे उस तरह से रह नहीं पा रही होती है, एंड देन शी गोज़ टू शी स्टार्ट्स लिविंग इन दिस ग्रेवयार्ड, एक ट्री के नीचे। दैट इज़ एक्चुअली वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम। द वेरी बिगिनिंग, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इज़ के शी लिव्ड इन अ ग्रेवयार्ड लाइक अ ट्री। तो उस ग्रेवयार्ड में बेसिकली अंजुम रहती है और वहाँ पे सारी बाकी की स्टोरी होती है। टिलोटमा का एक बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, मूसा का बीच में। देन एक और बच्चा होता है जिसको अंजुम जो है वो एडॉप्ट करना चाह रही होती है, जो उनको सड़क पे मिलता है लेकिन नहीं कर पाती। टीलो उसको कहते हैं, उसको एडॉप्ट कर लेती है और वहाँ से फिर वो अंजुम के गेस्ट हाउस में रहने लग जाते हैं। अंजुम बेसिकली जब कब्रिस्तान में जाके रहना शुरू होती है तो वो वहाँ पे क्या करती है कि वो उस गेस्ट हाउस को अपने घर को ना वो बड़ा एक्सपैंड करते करते शी कन्वर्ट्स इट इनटू दिस गेस्ट हाउस, ठीक है। तो उसका नाम होता है जन्नत गेस्ट हाउस। वहाँ पे काफ़ी इनके लोग आके रहते होते हैं। देयर इज़ दिस अदर पर्सन सद्दाम हुसैन, जिससे इसकी बेटी ज़ैनब आगे जाके शादी कर लेती है। सद्दाम की भी इसी तरह की एक स्टोरी है। टीलो और मूसा की बहुत खूबसूरत स्टोरी है। मूसा एक तरह से एक वर्कर है, सोशलिस्ट पर्सन होता है। टीलो के साथ बहुत लोगों को 3 कैरेक्टर्स हैं जिनको बेसिकली टीलो से मोहब्बत होती है, और टीलो में कोई इतनी खूबसूरत कन्वेंशनली ब्यूटीफुल चीज़ नहीं होती, लेकिन स्टिल देयर इज़ दिस समथिंग अबाउट हर। तो मूसा की भी जब एक्सप्लेनेशन होती है ना, दास गुप्ता एक अनदर पर्सन है बेसिकली हु लव्स टीलो टू, मूसा के क्लास फेलो होते हैं। ये तीनों क्लास फेलोज होते हैं, चारों इनफैक्ट, टीलो भी। तो वो भी इसकी अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ लव देने के लिए जब उसकी देते हैं तो लिखते हैं वहाँ पे कि perhaps it was the way she held her shoulders, perhaps the way she smoked cigarettes sitting naked, इस तरह से, मतलब it's the basic things for them, they don't have a reason, their depiction of love for Tilo is very beautiful, but then Tilo loves Musa only, and Musa की दूसरी शादी कहीं और हुई होती है and Musa से somehow separated होते हैं, लेकिन still Musa and Tilo are in love, and the story basically when it ends तो इसी तरह से होती है कि किस तरह से Musa departs to go to Kashmir again, और क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे होते हैं वहाँ पे, कश्मीर के अंदर जो इंडिया कर रहा था उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया इस स्टोरी में। तो वहाँ पर जाकर इस तरह से मूसा वहाँ पर चले जाते हैं और मतलब टीलो और उनकी मतलब एक तरह से वो हैप्पी लव एंडिंग तो नहीं होती, लेकिन स्टिल वो समहाउ ये चीज़ होती है कि दे स्टिल लव ईच अदर। बेसिकली ये पूरा एक क्रक्स था स्टोरी का। इसमें जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं कि थीम्स क्या क्या डिस्कस किए गए हैं। थीम्स में बेसिकली सबसे पहले एक अगेन रॉय की किताबों का बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी किस्म के तरीके से वो पॉलिटिक्स को आपको डिस्कस करती बहुत ज़्यादा दिखती हैं। वो जिस तरह से बीच में कश्मीर के हालात डिस्क्राइब कर रही हैं, जिस तरह से बीच में बता रही हैं कि मूसा वहाँ पे चला जाता है कश्मीर में और वो वहाँ पे लिटरली सीक्रेटली काम कर रहा है इसलिए ताकि वो शायद कश्मीरियों का भला कर सके, और किस तरह से मूसा टीलो को लेटर्स लिखता होता है, और उस लेटर के अंदर वो एक लेटर के बीच में स्टेटमेंट, एक सेंटेंस था कि दीज डेज इन कश्मीर यू कैन डाई फॉर सर्वाइविंग, यू कैन डाई फॉर लिविंग, या शायद तो खैर यू कैन बी किल्ड फॉर लिविंग, बेसिकली दैट वॉज द सेंटेंस। तो मतलब उस चीज़ में वो बता रहे हैं कि किस तरह से देखो कश्मीर में आप सांस भी लेते हो तो वो आपको आके मार रहे हैं, ये क्या हो रहा है। वो मैस मर्डर, वो इनोसेंट लोगों के साथ जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडास की बेसिस पे जो कुछ किया जा रहा है, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते आपको बहुत ज़्यादा इसमें ऑथर दिखेंगी। उसके अलावा जब शुरू में मैंने आपको बताया कि किस तरह से अंजुम के साथ थोड़ा सा मसला होता है, अंजुम जब बाहर जाती है तो उसका जो पार्टनर होते हैं, उनके ट्रैवल पार्टनर, उनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे भी यही वाली पॉलिटिक्स बेसिकली डिस्कस की जाती है कि किस तरह से सरकार यानी गवर्नमेंट वहाँ की किस तरह से लोगों को यूज़ कर रही थी, लोगों को मैनिपुलेट करके किस तरह से उनसे लोग मरवाए गए, लोगों को पकड़ के लिटरली सिर्फ मार दिया गया। क्यों? जस्ट बिकॉज दे हैड डिफरेंट बिलीव्स, ये वाली बात। तो इस तरह की बातों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है इस पूरी नावल में। तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है, लेकिन खैर उसके अलावा और भी बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। लव की बहुत खूबसूरत अंदर डिपिक्शन है, ज़ैनब का सद्दाम हुसैन के लिए लव, और उसके अलावा टीलो और मूसा का, और दास गुप्ता और जो थर्ड पर्सन इनका साथ था, तीसरा बंदा जो टीलो को मोहब्बत करता होता है, उनकी बहुत खूबसूरत डिपिक्शन ऑफ लव है। बट देन अगेन टीलो के जो सेंटिमेंट्स हैं फॉर मूसा वो इतने खूबसूरत थे कि इवन व्हेन दे आर नॉट टुगेदर, टीलो को मूसा के अलावा कोई चीज़ पसंद, कोई बंदा पसंद आ नहीं रहा होता। वो दास गुप्ता से शादी करती है, लेकिन उस चीज़ की डिपिक्शन ऑथर इतनी खूबसूरत देती हैं कि किस तरह से
the Musa's ghost was always there. He was always between them. They were never alone. They were never two people together, but Musa always stayed with them. So how, you know, even the idea that when you love someone, they don't really just leave you and let you go away, ये वाली बात उसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती से डिस्क्राइब की गई है, डिस्कस हुई है. और उसके अलावा आप एक एक्टिविस्ट हो या सोशलिस्ट हो या एक सोशल वर्कर हो या आप एक थोड़ी सी सेंसिटिव रूह है आपके अंदर जिसको अंडरस्टैंडिंग है इन सब बातों की कि दुनिया में अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई तबका पिस रहा है, तो वो जुल्म जो हो रहा है उससे वो अफेक्ट हो, तो उस बंदे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का. मूसा को इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाया गया था. मूसा लिखता है टीलो को अपने ख़तों में, तो उसमें कहता है कि आई डोंट नो वेयर टू स्टॉप और हाउ टू गो ऑन. आई गो ऑन व्हेन आई शुड स्टॉप एंड स्टॉप व्हेन आई शुड गो ऑन. देयर इज़ वेरीनेस बट देयर इज़ ऑल्सो डिफाइंस. Together they define me these days. Together they steal my sleep and restore my soul. मतलब वो बंदा किस तरह से चल रहा है एक इस तरह के डिलेमा के अंदर जहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने जितना कुछ कर लिया, is it enough or is it not? And I mean, what should I do? Should I put myself first? Should I keep going or should I rather just stop? तो इस तरह के क्वेश्चंस बीच में उसके आते हैं. लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो मेन थीम है इस किताब का, वो बेसिकली हेट्रोनॉर्मेटिविटी को के अगेंस्ट जाता है. किस तरह से ये चीज़ एक्सप्लोर करता है, ये किताब करती है बेसिकली कि ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं वो किस तरह से अपनी एक अलग दुनिया बना सकते हैं. जब अंजुम जन्नत गेस्ट हाउस बनाती है, बेपनाह ऐसे लोगों को, ट्रांसजेंडर पर्सनस को, बेपनाह दूसरे लोगों को, बेघरों को वो अपने साथ जगह देती है, वो अपने साथ रखती है. इवन टीलो भी बच्चा अडॉप्ट करने के बाद, जिसका नाम बाय द वे वो मिस जीबिन द सेकंड रखती है, क्योंकि मूसा की बीवी से उसकी जो पहली बेटी हुई होती है उसकी डेथ हो गई होती है, तो उस बच्ची का नाम भी मिस जीबिन था, तो मिस जीबिन द सेकंड इसलिए टीलो इसका नाम रख लेती है समहाउ. तो खैर टीलो भी वहाँ पे, क्योंकि पुलिस उस बच्चे को ढूंढ रही होती है एंड टीलो उसके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहती, तो टीलो भी अंजुम के पास रहती है. किस तरह से अंजुम उस इतने लोगों को पनाह देती है, तो ये बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि एक ऐसा बंदा जिसको आप उसके जेंडर की बेसिस पर शायद इक्वल ह्यूमन भी नहीं समझते, वो किस तरह से फराख दिल हो सकता है, वो किस तरह से इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी एक सोर्स ऑफ लव हो सकता है, कि किस तरह से वो इस तरह से इतने लोगों के साथ की हेल्प कर रहा है, कितना काम आ रहा है. तो इट इज़ नॉट मियरली जस्ट men and women who are human beings, who are perhaps equal human beings, but it is also all those other genders that live in this world. तो बेसिकली उस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडिया एक्सप्लोर होता है. उसके अलावा ये वाली बात कि किस तरह से सिर्फ हेट्रोनॉर्मल जो पीपल होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल लोग होते हैं, सिर्फ ये जो आइडिया है या ये जो नॉर्म हमारी सोसाइटी में बिल्ड हो गया है समहाउ, कि सिर्फ वही लोग जो हैं दे आर द वंस हु डिज़र्व to lead a normal life, or they are the ones who deserve to have children, or they are the ones who deserve to have love in their lives. ये वाला आइडिया किस तरह से गलत है, डिटीरियोरेटिंग है, किस तरह से ये उन लोगों को, उन जेंडर माइनॉरिटीज़ को अफेक्ट करता है, ये वाला आइडिया जो है इसके अंदर एक्सप्लोर होता है. और इसके बाद ये चीज़ बेसिकली ऑथर बताती हैं कि इवन व्हेन you are told कि तुम इक्वल नहीं हो, या इवन व्हेन यू ग्रो अप इन अ वर्ल्ड जहाँ पे शायद यू आर नेवर गोइंग टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ भी, इवन देन आपके अंदर अगर दिल है, रूह है, तो आप यू कैन स्टिल डू ग्रेट थिंग्स. लेकिन फिर भी इट इज़ मोर ऑफ अ क्रिटिसिज्म ऑन द सिस्टम देन ऑन आवर विल और स्टफ. बट इट इज़ लाइक अ क्रिटिसिज्म ऑन द सिस्टम बेसिकली, कि किस तरह से आप उन लोगों को निगलेक्ट करते हो और इस तरह से चीज़ें करते हो. सो दीज वर बेसिकली द थीम्स ऑफ द बुक. आई होप यू enjoyed the story, and if you like love stories, if you like romance, if you like politics, and if you you yourself have a socialist soul in you, so I will totally recommend this book. It is a very beautiful book, and Arundhati Roy as whole is a very beautiful writer. You should definitely read them. And in the end, I would like to thank GCU Book Club for giving me this opportunity. I hope you like the video. Allah Hafiz.